हेलो, मैं सुधाकर कुमार। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये कुषाण वंश हो जाएंगे। कनिष्क वाला कुषाण वंश। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कौशल के किस शासक का नाम आता है? तो महेंद्र। कौशल नरेश महेंद्र। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, बलात् श्रम ऐसे मौर्यों के द्वारा चालू किया गया था, लेकिन बलात् श्रम को कर के रूप में ट्रीट किए जाने लगे गुप्त काल में। अतः यह इसका आंसर ए हो जाएंगे। इसे राज्य के आय का एक स्रोत जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था गुप्त काल में। ठीक है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है चौरवक। चौरवक ऐसा संप्रदाय है दोस्तों जो कि सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ये स्वीकार करता है। इसके अनुसार पुनर्जन्म ये सब कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कि विक्रम संवत 58 ईस्वी में आरंभ हुआ था। सही बात है। दूसरा है कि शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये भी सही है। और गुप्त काल दोस्तों 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1192 में भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, है ना? मोहम्मद गौरी का, बिल्कुल मोहम्मद गौरी का। इस प्रकार 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। डी फॉर दिल्ली। हर्षवर्धन के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कलहन। कलहन की पुस्तक में, यानी कलहन हर्षवर्धन के समय एक कवि रहते थे। वही हरिश्चंद्र दोस्तों समुद्रगुप्त के समय या समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। बिफोर बम्बे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थ यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। नहीं 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 नहीं, फायान कनिष्क समय नहीं आए थे। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्षवर्धन से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। नहीं, हर्षवर्धन से तो जरूर मिले, लेकिन वो बौद्ध धर्म के प्रतिरोधी नहीं थे। इसका आंसर न तो 1 और न ही 2 हो जाएंगे। डी फॉर दिल्ली। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष पर विजय का वर्ष था, यानी कब पुलकेशिन द्वितीय ने कब विजय प्राप्त किया था हर्षवर्धन पर? तो 618 ईस्वी में, है ना, प्राप्त किए थे। प्रक्षण बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य या कपिल? हाँ, कपिल को कहा जाता है प्रक्षण बौद्ध। सॉरी, प्रक्षण बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है दोस्तों, शंकराचार्य को। ओके। 11 में अपूर्व का सिद्धांत ये संबंधित है किसमें? अपूर्व का सिद्धांत मीमांस दर्शन में दिया गया है। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया वह संयुंगन थे। कौन थे? संयुंगन। कालिदास के किसके शासन काल में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही तो लिखे थे क्या, माल चंद्रगुप्त पर एक प्रसंग लिखे थे कालिदास। देवी चंद्रगुप्तम किसका है? कालिदास का है। प्रीप्लस ऑफ द इर्थियंस किसने लिखी? प्रीप्लस ऑफ द इर्थियंस जो बुक है दोस्तों, यह एक नाविक ने लिखा था। उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है दोस्तों। इस बुक में यह बात दिया गया है कि भारत से कौन से वस्तु आयात होते थे और कौन से वस्तु निर्यात।
इसलिए इसमें कोई आंसर नहीं हो जाएंगे। ई। गंधार शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय और यूनानी कला का। ओके, अगला ये 16 नंबर। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? व्यापक पैमाने पर, तो बीम कट फिशस ने। बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन, है ना, प्रथम ने, शक शासक रुद्रदामन ने। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोक्लिज, अगाथोक्लिज एक शासक था, उनके सिक्के पर अंकित था। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो कुजुल कटफिशस, है ना, कुजुल कटफिशस को श्रेय दिया जाता है। और बिम कटफिशस बड़े पैमाने पर जारी करवाए थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना करने वाले पतंजलि किस काल के विद्वान थे? शुंग काल, है ना, पुष्यमित्र शुंग के समय। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था और साथ ही साथ महामेघवान वंश से भी था। दोस्तों, चेदी वंश के एक प्रतापी शासक महामेघ थे और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी रखा गया, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। इस अनुसार ई ऑप्शन सही हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा आर है। पहला कथन ए क्या है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का उदय हुआ। तो ये तो बात सही है। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य भाषाओं को अपनाया। ये भी बात सही है, यानी कि प्राकृत तो बोला जाता था, यानी कि प्राकृत का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सातवाहन राजाओं ने संस्कृत का भी उपयोग कर दिया। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए के लिए सही व्याख्या करते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस के बारे में बताना है। तो मुद्रा राक्षस जो कि किसका था? विशाख दत्त का है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के ध्रुव संधियों के बारे में बताया गया है। यहाँ तीनों कथन दिया गया है। पहला कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, बात सही है। और देवी चंद्रगुप्तम नामक महाकाव्य की रचना किया, कौन? हरिसेन ने। तो ये तो बात गलत है दोस्तों ना। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने किया? कालिदास ने। वह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का भी रचना किया था हरिसेन ने। हाँ, इस अनुसार एक और तीन दोनों सही हो जाएंगे। डी फॉर दिल्ली। किस प्रकार के भूमि को अपरत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहित भूमि कहा जाता था दोस्तों। अगला ये, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। ओके, आ जाइए 27 नंबर। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। क्षुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्ष कटिकम का विषय था। मृक्ष कटिकम एक किताब है जिसमें एक ब्राह्मण जो कि एक धनी व्यापारी था और गणिका के पुत्री, इन दोनों के बीच प्रेम कथा का चर्चा है। किस पुस्तक में? मृक्ष कटिकम में, जिसके लेखक क्षुद्रक हैं।
लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत। लोकायत दर्शन दोस्तों चारवाक को कहा जाता है। निम्न में कौन भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक दर्शन, है ना, कनाद ऋषि इसके प्रवर्तक थे वैशेषिक दर्शन के। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख का वर्ष 465 का, है ना, दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा दोस्तों 465 एक शक संवत है। इसको शून्य करने के लिए 57 वर्ष जोड़ना होगा और फिर इसको विक्रम संवत पर ले जाने के लिए 78 जोड़ना होगा। इस प्रकार 135 जोड़ेंगे तो लगभग 601 बीसी के आसपास आ जाएंगे, इसलिए ए इसका सही आंसर है। आज भी भारत में वेन को याद करने का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने सी युकी की रचना की है। सी युकी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी जानकारी मिलते हैं भारत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क एवं नदी मार्ग लूट मार से सुरक्षित थे। नहीं, उनके अनुसार कहा गया था कि सुरक्षित नहीं थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है तो अग्नि, जल व वृक्ष द्वारा सख्त परीक्षा किया जाता था, है ना, कि किसी भी व्यक्ति की ताकि किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष का निर्णय का साधन थे। ये बात सही है। तो इसका आंसर और दूसरा तीसरा ये है कि व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर भी शुल्क देना पड़ता था। ये भी बात सही है ना। इस अनुसार 2 और 3 दोनों हो जाएंगे, यानी बी फॉर बॉम्बे आंसर। निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य हर्षकालीन स्रोतों पर प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप का परिभाषित करता है? विनिमय पत्र, है ना, विनिमय पत्र को। निम्नलिखित कथनों में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने 4 धर्म स्थापित कराए थे। बात सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विस्तार पर रोक लगाया। ये भी बात सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ये भी बात सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ये सी सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे दरबारी कवि अमीर खुसरो किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हरिसेन समुद्रगुप्त के समय। बाण भट्ट हर्षवर्धन के समय। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? सूती कपड़ा के लिए मथुरा, वहीं वाराणसी रहे तो रेशम कपड़े के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी। 2 कथन है। पहला है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबुज-इद, अल-मसूदी तथा अल-बेरूनी ने किया है। सही बात है। और सांबरपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। यह भी बात सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन आइए। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के किसी संरचना के प्रमुख विशेषता थी? बात सही है दोस्तों। उसका कारण है आर। इस काल में भूस्वामी, मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए थे। हाँ, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है? तो भक्ति के द्वारा, सॉरी ज्ञान के द्वारा, है ना,
ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? तो प्रयाग में तो किए थे, साथ ही साथ कन्नौज में भी किए थे। इसका आंसर ए हो जाएंगे। मीमांस के प्रणेता थे जैमिनी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था दोस्तों। कौन? प्रतिष्ठानपुर। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए निम्नलिखित कथनों को और आंसर दीजिए। पहला कथन है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैविक शक्तियों का दावा करते थे। सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। नहीं, संघात्मक व्यवस्था था उसका। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। हाँ जी, भूमिदान बहुत बड़े पैमाने पर किए थे। इस अनुसार 1 और 3 सही हो जाएंगे। C4 चेन्नई आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय छठ दर्शन का भाग नहीं है? लोकायत और कपालिक, है ना? लोकायत और कपालिक। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह अस्पताल कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। भारत के संबंध में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांख्य पुनर्जन्म या आत्म के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। नहीं करता है। नहीं दोस्तों, यह स्वीकार करता है। पुनर्जन्म, आत्मा, ये सारी बातों में सांख्य दर्शन के लोग विश्वास करते हैं और सांख्य की मान्यता के अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। हाँ, उन्होंने आत्मज्ञान को प्राथमिकता दिया है। इस अनुसार केवल 2 सही हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में बारे में सूचना प्रदान करता है? यह अशोक का है, लेकिन यह समुद्रगुप्त के शासन के बारे में बहुत जानकारी देता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जिसे अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शनी। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था दोस्तों। समुद्रगुप्त को पराक्रम कहा जाता था, परक्रमांक कहा जाता था, और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य कहा जाता था। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सही बात। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया, जैसे कि हाल शासक ने। इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा। दिल्ली के कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? राजा, बोलिए, राजा चंद्र के बारे में, है ना? योद्धो सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योद्धो सिक्कों पर ना कार्तिकेय का, है ना? कार्तिकेय का मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के बारे में। सुमिलित नहीं है। कुषाण स्वर्ण और ताम्र का यूज नहीं करते थे? करते थे। गुप्त स्वर्ण और रजत ये भी करते थे, लेकिन सातवाहन स्वर्ण का यूज नहीं करते थे। ये सोना का यूज करते थे। ये क्या बोलते हैं, कांच के सिक्कों का प्रयोग करते थे सातवाहन काल के लोग। इसलिए सी सही हो जाएंगे। 56, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? दोस्तों, कौशाम्बी का भी है,
पाटलिपुत्र का भी है, चंपा का भी है, लेकिन श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती का उल्लेख रप्तक अभिलेख में नहीं किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से कुषाण शासकों ने, भीम खडफिसस ने, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? दोस्तों इनके समय रजत का भी सिक्का था, ताम्र का भी सिक्का था, लेकिन ताम्र बहुत ही दुर्लभ में थे, और प्रोटीन और स्वर्ण थे ही नहीं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन, है ना। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस लेख से जानकारी मिलता है? तो बेसनगर अभिलेख से। जय हिंद, जय भारत।